जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद विंध्येश में। जैसा कि हम लोग संविधान का आज अगला पार्ट पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे राष्ट्र के प्रतीक, और इसको काफी बेसिक से समझेंगे। और इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, हर एक प्रतीक से अपने अलग क्वेश्चन बनते हैं और लगातार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं इसमें से। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। और पहले बता दें कि जितने भी नए भाई बहन हैं मेरे, वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और बेल आइकन दबा ले, जिससे क्या होगा, जितने भी नए वीडियो आएंगे वो आपको पहले से ही मिल जाएंगे। और हाँ, तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्र के प्रतीक। राष्ट्र के प्रतीक क्या क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि भैया अगर कोई भी देश स्वतंत्र है तो उसको कैसे स्वतंत्र जाना जाएगा, तो ये सभी राष्ट्र के प्रतीक ही निर्धारित करते हैं। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी देश की पहचान करनी हो तो वो कैसे होती है? राष्ट्र के प्रतीकों द्वारा होती है। आप देखोगे हर एक देश का अपना एक राष्ट्र का प्रतीक होता है, अपना एक झंडा होता है, उसी के आधार पर हर देश जाना जाता है। या हर देश का अपना एक पशु होता है जिसके आधार पर उस देश की पहचान होती है। तो हर देश की अपनी अलग पहचान कौन कराता है? राष्ट्र के प्रतीक। और राष्ट्र के प्रतीक एक ऐसा चीज ऐसा होता है जो हर धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ देता है। आप देखोगे भारत में इतने ज्यादा धर्म हैं, लेकिन अगर बात करें राष्ट्र के प्रतीक की, किसी एक प्रतीक के बारे में, तो उस प्रतीक को लेकर सभी धर्म आपस में जुड़ जाते हैं। तो मतलब कि राष्ट्र का प्रतीक बहुत एक अच्छी चीज है बनाना, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये जोड़ता है। हर एक देश के अपने एक प्रतीक होते हैं और उसके प्रतीक के प्रति हर देश के नागरिकों का अपना एक दायित्व होता है। तो ये चीज होते हैं राष्ट्र के प्रतीक। चलिए देखते हैं कि भारत में कौन कौन से राष्ट्र के प्रतीक हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बन सकती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हमने ले लिया है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे, इस पे देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में आइए समझते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया संविधान में। आगे बात करें, इसकी लंबाई और चौड़ाई की जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। ये आप याद कर लेना, 3:2। इसको कभी कभी घुमा के पूछ लेते, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो 2:3 हो जाएगा। आगे बात करें, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वैकेया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया गया था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पिंगली वैकेया द्वारा तैयार किया गया था। आगे देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं। तो इसमें कलर से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे सबसे ऊपर इसमें होता है केसरिया रंग, जो साहस का प्रतीक होता है। उसके नीचे आप देखोगे सफेद रंग होता है, जो किस चीज का प्रतीक होता है? आप देखोगे जो सफेद होता है वो शांति का प्रतीक होता है। आगे नीचे आओगे तो हरे रंग जो हरियाली का प्रतीक होता है। और इसमें जो बीच की पट्टी सफेद होती है उसमें 24 तिलियां होती है और गहरे नीले रंग की होती है। तो ये चीज आपको याद कर लेना है। और जो तीनों पट्टियां होती, जैसे ऊपर केसरिया, सफेद और हरे, ये तीनों एक समानुपात में होती हैं, यानी समान अनुपात की तीनों पट्टियां होती हैं। समझ रहे हो बात? तो इतनी चीजें आपको याद कर लेनी है। चलिए बिना देरी किए हुए आगे अगला लेते हैं। अगला क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह जो है कहां से लिया गया, सबसे पहले पूछा जाता, तो ये सारनाथ से लिया गया, अशोक स्तंभ। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया राष्ट्रीय चिन्ह। और दूसरी बात, आगे इसमें क्वेश्चन क्या बन जाता है? इसमें क्वेश्चन बन जाता है संविधान में कब जोड़ा गया? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान में जोड़ा गया। आगे बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस बात समझ लेते। देखो ये जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है, इसमें क्या होते हैं? 4 शेर को लिया गया। चारों शेर एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे होते हैं और यही एक चिन्ह होता है जो राष्ट्रीय चिन्ह कहलाता है। आगे बात करें तो इसके जस्ट नीचे होता है क्या? एक पट्टी होती है, जिस पट्टी पर देखोगे आप 24 तिलियों वाला चक्र होता है, जिसका नाम अशोक चक्र होता है, और वो 24 घंटे को कोऑर्डिनेट करता है। आगे बात कर लें तो इसके जो दाएं साइड होता है वो सांड और शेर होता है, और बाएं साइड अगर देख लें तो हाथी और घोड़ा होता है। अगर सांड की बात कर लें तो कृषि से संबंधित है, और घोड़ा की बात कर लें तो शक्ति से संबंधित चिन्ह होते हैं। और एक कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें कौन कौन से पशुओं के चित्र हैं अंकित, तो आप कह दोगे शेर, हाथी, घोड़ा और सांड। ये चीज आप कह दोगे। जस्ट इसके नीचे जाओगे तो सत्यमेव जयते लिखा होता है। उसका उसको कहां से लिया गया, ये पूछा जाता है बार बार, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो ये बार बार पूछा जाता है। तो ये देख लो, आप लिखा है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। अगली बात कर ले तो राष्ट्रगान। राष्ट्रगान भैया सबसे पहले कब गाया गया? तो राष्ट्रगान सबसे पहले जो गाया गया था 27 दिसंबर 2011 को गाया गया था।
ये कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 2011 को गाया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस 26वें अधिवेशन में कलकत्ता में ये गाया गया था 2011 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे अगर बात करें इसको संविधान में कब अपनाया गया, तो संविधान में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान से और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं? राष्ट्रगान से पूछ लेता राष्ट्रगान गाने का समय क्या होता है, तो आप कह देंगे 52 सेकंड। कभी कभी क्या किया जाता है, इसको स्पीड में जल्दी से जल्दी कम टाइम में गाने के लिए, मतलब ज्यादा टाइम नहीं होता है तो 20 सेकंड इसका टाइम रख दिया जाता है। आगे बात कर ले तो इसके लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा किस भाषा में था, तो बांग्ला भाषा में लिखा था। ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। और किस पुस्तक से लिया गया, तो गीतांजलि पुस्तक से लिया गया था। तो इतनी बातें होती हैं जो राष्ट्रगान से इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज आप याद कर लेना। आगे बात करें तो राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत के बारे में हम लोग समझेंगे। राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कब गाया गया, तो 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के 12वें कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लगाया गया था गाना माइक में, स्पीकर में। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अब देख ले इसको संविधान में कब अपनाया गया, अगर बात कर ले तो 26 जनवरी 1950 को इसको संविधान में अपनाया गया। ठीक, आगे इसमें बात कर ले तो इसके गाने का जो समय होता है वो 65 सेकंड होता है। किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहां से लिया गया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखित पुस्तक है या रचित पुस्तक है वो कौन सी है, आनंद मठ। आनंद मठ से लिया गया है। तो ये चीज आप याद कर लेना। आगे बात कर ले राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग के बारे में बात कर ले तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शक संवत। ये कब संविधान में अपनाया गया, तो 22 मार्च 1947 को संविधान में अपनाया गया। तो 22 मार्च 1957 में अपनाया गया। ये चीज आप याद कर लेना। देखो इससे और क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले ये पूछ लेते हैं कि शक संवत का पहला माह कौन सा होता है, तो आप कह दोगे चैत। पूछ लेते हैं लास्ट माह कौन सा होता है, लगातार पूछा जा रहा है, तो लास्ट कौन सा माह होता है, तो फागुन। अब पूछ लेता स्टार्ट किस माह से हो, स्टार्ट किस तारीख से होता है, तो ये अगर साधारण वर्ष होता है तो 22 मार्च से स्टार्ट होता है। अगर लीप वर्ष यानी अधिवर्ष होता है तो ये 21 मार्च से स्टार्ट होता है, चैत्र ये साल। समझ रहे हो, तो ये चीज आप याद कर लेना। इसके आगे हम चलेंगे तो बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पशुओं के बारे में। राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है। बाघ को लिया गया क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होता है और इसलिए और फुर्तीला भी होता है, तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बात कर ले बाघों की लगातार संख्या गिर रही थी, इसके कारण से क्या हुआ था, इसके संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना चालू की गई थी। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है रिलेटेड कि कब बाघ परियोजना आई, तो 1973 में आई। आगे बात कर ले अगला राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। और ये राष्ट्रीय पुष्प भी हमारे यहाँ का कमल है। क्यों लिया गया, क्यों लिया गया, इस कारण से लिया गया क्योंकि कमल जो है लक्ष्मी देवी का सिंहासन है और ये माना जाता है धन का प्रतीक, इसलिए कमल को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया। और दोस्तों बात कर ले तो ये जो कमल है ये हरियाणा और कर्नाटक का राजकीय भी पुष्प है। तो ये राजकीय पुष्प पूछेगा तो हरियाणा और कर्नाटक का है, और राष्ट्रीय पूछेगा तो भारत देश का है। बात समझ में आ रही होगी। आगे बात कर लेते हैं अगला पॉइंट, राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, भारतीय मयूर। भारतीय मयूर जो है राष्ट्रीय पक्षी है और इसको कब अपनाया गया, तो 1973 में इसको अपना लिया गया था। आगे बात कर ले तो इसको वन्य जीव प्राणी सुरक्षा द्वारा 1972 में इसको संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये चीज पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीज आप याद कर लेना। आगे देखेंगे राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। हॉकी हॉकी है राष्ट्रीय खेल। अगर बात कर ले आगे तो 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था और इसी दिन हॉकी दिवस के रूप में या खेल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त। और राष्ट्रीय खेल अपना यहाँ का क्या है, हॉकी है। आगे बात कर लेते हैं जो भारत का जो राष्ट्रीय हॉकी खेल फेडरेशन था ये अंतरराष्ट्रीय संघ में कब जुड़ा, तो ये 1928 को जुड़ा था। 1928 को जुड़ा था और 1928 से 1956 तक लगातार ये जीत रहा था सीरीज, यानी लगातार हॉकी के खेल में ये प्रतियोगिता 1928 से लेकर 56 में जीता। और कितनी बार जीता ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 6 बार जीता। इसी कारण से इसको क्या किया गया, राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया। आगे बात करते हैं
राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद क्यों है? क्योंकि बरगद की एक अपनी विशालता होती है। क्यों विशालता होती है? आप देखोगे इसकी टहलियां नीचे आकर के जमीन में लगती हैं और ये फिर जड़ का रूप ले लेती है और इसके जड़ में फिर टहलियों का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये काफी लंबा और विशाल पेड़ होता है और देखा जाए तो इसका जीवन बहुत लंबा होता है। बहुत लंबा जीवन होने के कारण से इसको क्या कह दिया जाता है? अमर वृक्ष। अमर वृक्ष किसे कहा जाता है? ये पूछा जाता है तो आप कह दोगे बरगद को। तो अमर वृक्ष कह दिया जाता है और इसी कारण से ये राष्ट्रीय वृक्ष भी घोषित कर दिया गया। तो चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल क्या है? आम। ये उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है राष्ट्रीय फल आम। अगर बात कर ले आम को क्यों राष्ट्रीय फल लिया गया, तो भारत में आप देखोगे सबसे अधिक प्रकार के आम भारत में मिलेंगे। इस कारण से इसकी एक प्रतिभा अलग है, इस कारण से इसको राष्ट्रीय फल घोषित कर दिया गया। दूसरी बात कर ले तो अकबर, अकबर ने क्या किया था? दरभंगा के निकट बिहार में दरभंगा के निकट बिहार में एक बाग का निर्माण करवाया था जिसमें 10,000 पेड़ आम के लगवाए थे और उस बाग का नाम रख दिया था लखी बाग। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी बाग बनवाई थी? तो लखी बाग। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी होती है गंगा। गंगा क्यों घोषित की गई? क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। दूसरी बात कर ले, भारत एक 5 राज्यों से होकर के भारत में गुजरती है और 15 राज्यों को सिंचित करती है। लगभग 26 दशमलव कुछ क्षेत्र पर ये क्या करती है? अपना पानी को, पूरे भारत को अपने पानी से सिंचित करती है। दूसरी बात कर ले, इसकी एक इसके जितना इसका तट है वहां काफी उपजाऊ जमीन पाई जाती है, इसलिए जितना भी इसका तटीय मैदान काफी उपजाऊ होता है, इसी कारण से इसको क्या किया गया? राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। दूसरी बात गंगा की कर ले तो कहां से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड में। और दूसरी बात कर ले, वहां पर जब निकलती है तो इसका क्या नाम होता है? उस समय इसका नाम भागीरथी होता है। तो इतनी बातें आप याद कर लेना। आगे बात करें इसकी लंबाई की, तो अगर लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई होती है। आगे चलते हैं, अगला ले लेते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा के तुरंत बाद ही घोषित किया गया। गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित कर दिया गया था। तो आपसे पूछ लेगा गंगा डॉल्फिन को कब घोषित किया गया राष्ट्रीय जलीय जीव? तो 5 अक्टूबर 2009 को इसको घोषित कर गया। नदी को कब? 1 साल पहले, यानी 2008 में। आगे इसी 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस भी मनाया जाता है, ये आप याद कर लेना। 5 ही अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरी बात, गंगा डॉल्फिन काफी विलुप्त प्रजाति का मछली है जो लगातार इसकी संख्या कम बढ़ती जा रही है। इस कारण से वन्य प्राणी सुरक्षा द्वारा 1972 को इसको क्या किया गया? अनुसूची 1 में रखा गया। ये आप याद कर लेना। आगे राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। रुपया कब अपनाया गया? 15 जुलाई 2010 को ये अपनाया गया। 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया। अगर बात कर ले तो ये 2 लिपियों का ये रुपया है। सबसे पहले ये देवनागरी लिपि का रा लिया गया और रोमन लिपि का रा लिया गया। इन दोनों को जोड़ करके बनाया गया रुपया। इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया रुपया। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन सी लिपियां इसमें समाहित हैं? तो देवनागरिक लिपि आप कह सकते हैं और रोमन लिपि। 2 लिपियों से मिलकर के अपना रुपया बना है। बात समझ में आ रही होगी तो ये समझ लेना। आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट का। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। कब अपनाया गया इसको? तो 22 अक्टूबर 2010 को अपनाया गया। दूसरी बात कर ले तो अगर राष्ट्रीय पूछ लेगा राजकीय पशु कहाँ का है ये, तो ये है केरल, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय पशु भी है। तो ये चीजें आप याद कर लेना। तो इतना टॉपिक था, ये काफी इंपॉर्टेंट था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लगातार काफी आसान तरीके से जितना इंपॉर्टेंट चीज है वही पढ़ाया जा रहा है। तो अगर चैनल में नए हैं तो दोस्तों आप लोग मेरा सहयोग करिए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए। चलिए धन्यवाद।